नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई से रिलेटेड प्रश्न इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू रूप में हम लोग प्रश्न को देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग 140 तक हम लोग करा दिए थे 1 से लेके, और आज हम लोग 141 से आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, पहला ये 141 प्रश्न है, ह्रासमान प्रतिफल नियम संबंधित है। ह्रासमान प्रतिफल नियम संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक परिवर्तनशील साधन के सीमांत उत्पादक से संबंधित है। ह्रासमान प्रतिफल नियम संबंधित है तो क्या चीज से संबंधित है? तो एक परिवर्तनशील साधन के सीमांत उत्पाद से संबंधित है। चलिए, इसका व्याख्या भी देखते हैं। इसका व्याख्या है, ह्रासमान प्रतिफल नियम का प्रतिफल नियम परिवर्तनशील साधन के सीमांत उत्पादन से संबंधित है। ह्रासमान प्रतिफल नियम की सर्वप्रथम व्याख्या प्राकृतिकवादी अर्थशास्त्र टारगाट ने किया। प्राकृतिकवादी इस नियम को कृषि के क्षेत्र में लागू करते हैं। मार्शल ने भी कृषि के ही क्षेत्र में इस नियम को प्रतिपादित किया तथा यह मत व्यक्त किया कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि नहीं बल्कि उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे जॉन रॉबिन्सन, बेहन, स्ट्रेगलर आदि ने मार्शल के इस दृष्टिकोण की आलोचना की और मत व्यक्त किया कि उत्पादन की क्रिया में प्रयोग में आने वाले किसी एक साधन की मात्रा यदि स्थिर कर दी जाए तो इस प्रकार की वृद्धि के कारण कुछ समय तक उत्पादन में वृद्धि साधन की वृद्धि का अनुपात से अधिक हो सकती है, पर अंत में निश्चित रूप से परिवर्तनीय साधनों की मात्रा में वृद्धि उत्पादन में कमी लाएगी। चलिए, 142 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 142, एक विशेष समोत्पाद वक्र मानचित्र पर कितनी रीज रेखाएं खींची जाती है? रीज रेखाएं मतलब 2 लाइन खींची जाएगी। कितनी? तो 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। एक विशेष समोत्पाद वक्र मानचित्र पर 2 रीज रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए, 143 नंबर प्रश्न, समलागत रेखाओं का ढाल मापता है। समलागत रेखाओं का ढाल मापता है तो कैसा मापता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को कहते हैं। चलिए, इसका भी व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, समलागत रेखा उत्पादन के 2 साधनों के उन विभिन्न संयोग को प्रदर्शित करता है जो उत्पादन एक निश्चित व्यय के द्वारा प्राप्त करता है। समलागत रेखाओं का ढाल तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को मापता है। चलिए, 144 नंबर प्रश्न, 144, एक विवेकपूर्ण उत्पादक उस बिंदु पर उत्पादन करेगा जहां सीमांत उत्पाद क्या होता है? घटता हुआ धनात्मक हो। घटता हुआ धनात्मक हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक विवेकपूर्ण उत्पादक उस बिंदु पर उत्पादन करेगा जहां सीमांत उत्पादक घटता हुआ तथा धनात्मक हो। चलिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। एक विवेकपूर्ण उत्पादक उस बिंदु पर उत्पादन करेगा जहां सीमांत उत्पादक घटता हुआ तथा धनात्मक हो। यह स्थिति दूसरी अवस्था में प्राप्त होगी।
इस अवस्था में MP तथा AP दोनों ही घट रहे हैं, पर दोनों धनात्मक हैं और अंत में MP शून्य हो जाता है तथा इसके बाद कुल उत्पाद में भी कमी दृष्टिगोचर होने लगती है। इस अवस्था को ह्रासमान की अवस्था कहा जाता है। अंततः एक विवेकपूर्ण उत्पादक इसी अवस्था में उत्पादन करेगा। चलिए, ये था 144। अब 145 को देखेंगे। 145 प्रश्न है 145 प्रश्न है। नीचे आरेख में श्रम का कुल उत्पाद वक्र दिया हुआ है, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब ये एक डायग्राम दिया गया है, आरेख, ठीक है। इसमें चेक करना है कि कौन सा सत्य है, ठीक है। तो 45 का हो जाएगा सत्य। इसमें एक ही होगा, पहले बढ़ता है तथा फिर गिरता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक लगा कि बढ़ रहा था, यहाँ तक, फिर यहाँ से क्या हो गया, टर्निंग हो गया, फिर क्या हो गया, पहले बढ़ता है फिर गिरता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। रेखा चित्र में दिया गया ग्राफ श्रम का कुल उत्पाद वक्र OA पहले बढ़ता है, बताए थे अभी। कैसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, ठीक है। ये डायग्राम था, यहाँ से लगा कि ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं, ऊपर नहीं जाके यहाँ तक ऐसे चला गया, ठीक है। OA पहले बढ़ता है तथा फिर गिरता है, अर्थात जब उत्पादन के साधन श्रम को उत्पादक में लगाया जाता है तो पहले इसकी सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, पर एक सीमा के बाद सीमांत उत्पादकता गिरने लगती है। श्रम की मांग उनके सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है, अतः श्रम की मांग एक व्युत्पन्न मांग है। चलिए, यहीं पे देख लेते हैं 146 नंबर प्रश्न। क्या कह रहे हैं, एक समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत क्या होगा, तो पूर्ण स्थापन हो। ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि एक समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा में होगी, एक सीधी रेखा में होगी। जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं हम, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक ऐसे लाइन आ जाएगा सीधी, पूर्ण स्थापन ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, तो एक समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा ये हो गया, तो आगत क्या होगा, ये हो जाएगा पूर्ण स्थापन हो जाएगा। चलिए, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। और इसमें व्याख्या में तो डायग्राम बना हुआ है, चलिए देख लेते हैं इसको। यदि आगत पूर्ण स्थापन हो तो एक समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी, अर्थात वस्तु की एक निश्चित मात्रा केवल पूंजी के प्रयोग के द्वारा, श्रम का प्रयोग के द्वारा, श्रम एवं पूंजी के अपरिमित संयोग के द्वारा प्राप्त की जा सके तो समोत्पाद वक्र सीधी रेखा के रूप में होगी। यही है, देख लेते हैं डायग्राम। हम बनाए थे, उतना ठीक नहीं बना था, लेकिन यहाँ पे ठीक से है। श्रम L हो गया, मतलब लेबर, अब पूंजी हो गया कैपिटल K, ठीक है। यहाँ पे देखिए x1 y1 और x2 y2 क्या है, ये दोनों क्या है, तो ये है हमारा स्थापन, ठीक ना, पूर्ण स्थापन। चलिए 147 147 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम तार्किक आवश्यकता का विषय। उत्पत्ति ह्रास नियम तार्किक आवश्यकता विषय है, किंतु उत्पत्ति वृद्धि नियम अनुभवजन्य तथा का विषय है, तथ्य का विषय है। प्रश्न कह रहा है, फिर से देखते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम तार्किक आवश्यकता का विषय है, किंतु उत्पत्ति वृद्धि नियम अनुभवजन्य तथ्य का विषय है। ये किसने कहा था, तो जॉन रॉबिन्सन का है
ये तथ्य उत्पत्ति ह्रास नियम तार्किक आवश्यकता का विषय है, किंतु उत्पत्ति वृद्धि नियम अनुभवजन्य तथ्य का विषय है। तो किसने कहा था? तो जॉन रॉबिन्सन साहब ने। अब इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम तार्किक आवश्यकता का विषय है, किंतु वृद्धि नियम अनुभवजन्य तथ्य का विषय है। किसने कहा था? जॉन रॉबिन्सन ने। 147 हो गया। अब 148 प्रश्न को देखेंगे। 148 प्रश्न है, 148 प्रश्न है, थोड़ा लॉन्ग है, इसको करते हुए चलेंगे हम लोग इसका, ठीक है। 148 कॉब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर A के पावर अल्फा L पे पावर बीटा में अल्फा और बीटा मापते हैं। क्या मापते हैं दोनों? ये हो जाएगा साधनों का अंशदान। क्या हो जाएगा? साधनों का अंशदान। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। श्रम तथा पूंजी के उत्पादन के साथ व्यक्त करने वाले फलनात्मक संबंध को कॉब डगलस उत्पादन फलन कहते हैं। यही है Q बराबर A इंटू L पे पावर अल्फा इंटू K पे पावर बीटा। ठीक है, इसको याद रखना है। श्रम तथा पूंजी के उत्पादन मतलब श्रम और पूंजी के साथ के उत्पादन के साथ व्यक्त करने वाले फलनात्मक संबंध को कॉब डगलस उत्पादन फलन कहता है। जहाँ पे देखते हैं Q क्या कहता है? प्रोडक्शन, L क्या कहता है? लेबर, K क्या कहता है? कैपिटल, A क्या कहता है? कांस्टेंट, अल्फा बीटा क्या कहता है? धनात्मक प्रचालन। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। इस सिद्धांत मतलब कॉब डगलस सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी विशेषताएं को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर विशेषताएं हैं फर्स्ट नंबर विशेषताएं हैं, जिस अनुपात में आगतों को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में निर्गतों में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि जिस अनुपात में आगत को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में निर्गत में वृद्धि होती है। सेकेंड नंबर है, प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। थर्ड नंबर है, यह प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन है। यह प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन है तथा पैमाने का स्थित प्रतिफल व्यक्त करता है। यह प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन है तथा पैमाने का स्थिर प्रतिफल व्यक्त करता है। 4 नंबर है इसका, श्रम तथा पूंजी दोनों में से किसी एक की मात्रा शून्य होने पर कुल उत्पादन शून्य हो जाएगा। शून्य तथा पूंजी दोनों में से किसी एक मात्रा शून्य होने पर कुल उत्पादन शून्य हो जाएगा। कह रहा है कि श्रम और पूंजी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। 5 नंबर है, अल्फा तथा बीटा क्रमशः पूंजी तथा श्रम के सापेक्ष उत्पादनों की लोच को व्यक्त करता है। तो अगर मान लेते हैं अल्फा पूंजी का करता है तो बीटा श्रम का सापेक्ष, दोनों एक दूसरे को व्यक्त करते हैं। 6 नंबर है, कॉब डगलस उत्पादन फलन का विस्तार पथ रेखीय समरूप होता है तथा मूल बिंदु से होकर जाता है। 7 नंबर है और लास्ट है, कॉब डगलस उत्पादन फलन के समोत्पाद वक्र ऋणात्मक ढाल वाले तथा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। चलिए 149 प्रश्न को देखेंगे हम लोग। वस्तु रूपांतरण वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? तो उत्पादन संविदा वक्र से। वस्तु रूपांतरण वक्र को प्राप्त किया जा सकता है तो कैसे? तो वस्तु कैसे प्राप्त किया जाता है? तो उत्पादन संविदा वक्र से। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। वस्तु रूपांतरण वक्र को उत्पादन संविदा वक्र से प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु रूपांतरण वक्र को उत्पादन संविदा वक्र
से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए 150 मतलब 150वां सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। पूंजी को स्थिर करके यदि हम श्रम की मात्रा बढ़ाएं तो पूंजी को स्थिर कर देंगे हमारा जो पूंजी है उसको स्थिर करके यदि हम श्रम की मात्रा मतलब मजदूर को बढ़ा दें तो श्रम का औसत उत्पाद अधिकतम होगा। किस चरण में? तो पहले चरण के अंत में। ठीक है, पहले चरण के अंत में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पूंजी को स्थिर करके यदि हम श्रम की मात्रा को बढ़ाएं तो श्रम का औसत उत्पाद पहले चरण के अंत में अधिकतम होगा। पहले चरण के अंत में अधिकतम होगा। प्रथम अवस्था को उत्पादन वृद्धि नियम की अवस्था भी कहा जाता है। प्रथम चरण अवस्था को क्या कहा जाता है? तो प्रथम अवस्था को उत्पादन वृद्धि नियम की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टीपी एपी बढ़ रहे होते हैं पर एमपी अधिकतम स्थिति को प्राप्त करने के बाद गिरने लगता है, पर यह प्रत्येक स्थान पर एपी से ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए 151 नंबर प्रश्न है, जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतः पूरक होते हैं तो समोत्पाद वक्र का आकार होता है। कैसा होगा? जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतः पूरक होते हैं तो समोत्पाद वक्र का आकार कैसा होगा? तो समकोणीय होगा। कैसा होगा? समकोणीय होगा। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं 151 का। चलिए, जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतः पूरक होते हैं तो समोत्पाद वक्र का आकार समकोणीय होता है। एक वस्तु के उत्पादन के लिए जब एक ही उत्पादन प्रविधि हो या दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के उत्पादन में दोनों साधनों का एक निश्चित अनुपात हो और बिना उस अनुपात के उत्पादन हो ही नहीं सके तो इस स्थिति के समोत्पाद वक्र का अंग्रेजी के एल आकार का यह समकोणीय होगा। इस प्रकार के वक्र को लियोनटिप सम उत्पाद या आगत निर्गत समुत्पाद है कहते हैं। जैसा कि रेखा में चित्र स्पष्ट है, एल आकार का हो जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? सभी एल आकार का हो जा रहा है अंग्रेजी का। ठीक है, यही बताना चाह रहा है। चलिए कॉब डगलस प्रश्न है 152। कॉब डगलस उत्पादन फलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभी हम लोग ऊपर में देखे थे कॉब डगलस का टोटल क्या था, वो कॉब डगलस का क्या था, विशेषताएं थे। उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि क्या क्या इसमें सही है, कौन सा कथन सत्य है, ये चेक करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। सही है एकदम, ये सही होगा, क्योंकि कॉब डगलस साहब कहते हैं कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो है ना, इसमें परिवर्तन होते रहता है। तो कॉब डगलस का क्या हो जाएगा? यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। अभी हम लोग भी पढ़े थे। ठीक है, यह अल्पकालीन उत्पादन फलन है। जब दीर्घकालीन होगा तो अल्पकालीन नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा। यह उत्पादन में वृद्धिमान प्रतिफल नियम को मानता है। नहीं, ये वृद्धिमान प्रतिफल को नहीं मानता। इसमें साधनों के प्रति उत्पाद लोच स्थिर होता है। हाँ, ये सही है। तो कौन कौन इसमें सही था? 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। सही है। इसमें साधनों के प्रति उत्पादन लोच स्थिर है। हाँ, सही है, दोनों सही है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर कॉब डगलस तथा प्रोफेसर D.H. डगलस ने अमेरिका 1890 से 92 के दौरान उत्पादन पर श्रम तथा पूंजी का प्रभाव ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का आविष्कार किया जो श्रम तथा पूंजी का उत्पादन के साथ ठीक ठीक संबंध व्यक्त करता है, जैसे कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे है Q बराबर A इंटू एल पे पावर अल्फा
इंटू के पे पावर बीटा, यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख विशेषता है कॉफ डगलस का, तो क्या क्या है उसको देख लेते हैं और नोट भी करेंगे। कॉफ डगलस उत्पादन फलन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषताएं क्या है, आगत को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है निर्गत भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाता है, पहले भी देखे थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि आयात को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे तो निर्यात को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर है, यह प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन है तथा पैमाने का स्थिर फलन व्यक्त करता है। ठीक है, थ्री नंबर, यह प्रतिस्थापन का लोच इकाई के बराबर होती है। फोर्थ नंबर, श्रम एवं पूंजी दोनों में से किसी एक की मात्रा शून्य होने पर कुल उत्पादक शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि श्रम या पूंजी दोनों में से कोई एक शून्य हुआ तो उत्पादन डायरेक्ट शून्य हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर है, अल्फा बीटा क्रमशः उत्पादन में श्रम एवं पूंजी के अंश को व्यक्त करते हैं। 6 नंबर है, कॉफ डगलस उत्पादन फलन का विस्तार पथ रेखीय समरूप होता है तथा मूल बिंदु से होकर जाता है। 7 नंबर है, कॉफ डगलस उत्पादन फलन के समोत्पाद वक्र ऋणात्मक ढाल वाले तथा मूल बिंदु के प्रति उन्नततर होते हैं। चलिए ये क्या कौन सा प्रश्न था, 152। अब चलना है हम लोग को 153। 153 प्रश्न है, यदि श्रम की पूंजी के प्रति प्रतिस्थापन दर MRTSL के का मान 2 हो तो श्रम तथा पूंजी के सीमांत उत्पादकता का अनुपात क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 1:1/2, ऑप्शन नंबर ए। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है, यदि श्रम की पूंजी के प्रति प्रतिस्थापन दर MRTSL के बराबर 2 हो तो श्रम तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अनुपात 1/2 हो जाएगा। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट 2 दिया है तो इसको कटा के निकाल के 1/2 हो जाएगा। चलिए 154 नंबर प्रश्न, योग प्रमेय सिद्धांत किसने विकसित किया था। योग प्रमेय सिद्धांत किसने विकसित किया था, तो ये किया था PH विक्सटीड ने। योग प्रमेय सिद्धांत किसने विकसित किया था, तो PH विक्सटीड ने किया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। योग प्रमेय सिद्धांत PH विक्सटीड ने विकसित किया था। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि योग प्रमेय सिद्धांत किसने दिया है, तो PH विक्सटीड ने। चलिए 155 जब समान उत्पादन फलन एक कोटि का होता है तो वह दर्शाता है। जब समान उत्पादन फलन एक कोटि का होता है तब वह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, जब समान उत्पादन फलन एक कोटि का होता है तब वह पैमाने का स्थिर फल दर्शाता है। चलिए 156 नंबर, उत्पादन के आरंभ में वृद्धिमान प्रतिफल नियम क्यों कार्यशील होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन के आरंभ में मतलब जब हम लोग उत्पादन शुरू करते हैं उस समय वृद्धिमान प्रतिफल नियम क्यों कार्यशील होते हैं, मतलब वृद्धिमान प्रतिफल नियम क्यों लागू हो जाता है उसमें। तो इसमें इसलिए लागू हो जाता है कि स्थिर साधन की अविभाजिता के कारण और श्रम विशिष्टीकरण के उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ए तथा दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। इसका व्याख्या है, उत्पादन के आरंभ में वृद्धिमान प्रतिफल नियम
निम्न कारण से कार्यशील होते हैं। पहला है स्थिर साधन की अविभाज्यता के कारण। दूसरा है श्रम विशिष्टीकरण में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण। चलिए 157 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादन संभावना वक्र के लिए सही नहीं है। मतलब कह रहा है कि कौन एक सही नहीं है। इसमें उत्पादन संभावना वक्र जो बनाते हैं हम लोग, उसमें एक सही नहीं है। 157 का कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साधन उपलब्धता परिवर्तनशील है। साधन उपलब्धता परिवर्तनशील है। साधन जो है ना वो एनी टाइम परिवर्तन नहीं होता है। बाकी बात ये गलत है, लेकिन सही तो यही होगा क्योंकि नहीं बोल रहा है। तब देखते हैं इसमें सही कौन कौन सा है। तो साधन उपलब्धता दी हुई है, ठीक है। साधन के प्रतिस्थापन संभव है, ये भी ठीक है। समोत्पाद वक्र सामान्य प्रकार के होते हैं, ये भी सही है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। साधन उपलब्धता परिवर्तनशीलता एक उत्पादन संभावना वक्र के लिए सही नहीं है, जबकि साधन उपलब्धता दी हुई है, साधनों के प्रतिस्थापन संभव है, वह समोत्पाद वक्र सामान्य प्रकार के हैं इत्यादि एक उत्पादन संभावना वक्र के लिए सही है। चलिए 158 नंबर प्रश्न, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन साधन का मूल्य निकटतम होगा उसकी, क्या होगा मूल्य निकटतम, तो सीमांत आय उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, सीमांत आय उत्पाद। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीमांत उत्पाद सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन साधन का मूल्य उसकी सीमांत आय उत्पादन के निकटतम होगा। चलिए 159 योग परिमेय संतुष्ट होती है। योग परिमेय संतुष्ट होती है, क्या चीज से संतुष्ट होती है, तो केवल रेखीय तथा समान उत्पादन फलनों द्वारा। योग परिमेय संतुष्ट होती है तो केवल रेखीय समान उत्पादन फलनों द्वारा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। योग परिमेय केवल रेखिक तथा समान उत्पादन फलनों द्वारा संतुष्ट होती है। योग परिमेय जो है किसके द्वारा संतुष्ट होती है, तो केवल रेखीय समान उत्पादन फलनों के द्वारा। चलिए 160 नंबर प्रश्न, समोत्पाद वक्र का ढाल मापता है। समोत्पाद वक्र का ढाल मापता है तो कैसा होता है, सीमांत उत्पादों का अनुपात। सीमांत उत्पादों का अनुपात क्या होता है, तो समोत्पाद वक्र का ढाल मापता है क्या चीज, तो सीमांत उत्पादकों का अनुपात। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। समोत्पाद वक्र दो स्थानों के उन संभावित संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनके प्रयोग से उत्पादन को समान उत्पादन प्राप्त होता है। इन वक्रों को सममात्रा वक्र भी कहते हैं, और चूंकि एक सम उत्पादन वक्र दो आगतों की उन भिन्न भिन्न मात्राओं को बताता है जिनसे समान निर्गत की प्राप्ति हो सके, इसलिए इनके बीच चुनाव करने में उत्पादक तटस्थ होगा। अतः इनको उत्पादन तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। समोत्पाद वक्र का ढाल सीमांत उत्पादों का अनुपात मापता है। चलिए 161 नंबर प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उत्तर नीचे लिखे कूट से चुने।
कह रहा है पैमाने के प्रतिफल नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट सत्य है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सत्य है। तो इन नियमों की व्याख्या केवल समांग उत्पादन फलन द्वारा होती है। नहीं, केवल समांग नहीं, सभी के द्वारा होता है, ये गलत है। साधन अनुपात स्थिर रहता है। पैमाने के प्रतिफल में जो है ना, साधन अनुपात स्थिर रहता है, ये सही है। साधन अनुपात परिवर्तनशील होता है। साधन अनुपात स्थिर भी रहता है और साधन अनुपात परिवर्तनशील भी रहता है। ठीक है, यह केवल दीर्घकाल में ही संभव होता है। देखिए, अल्पकाल में कभी परिवर्तन होने का संभावना ही नहीं। अल्पकाल मतलब कुछ समय के लिए ही होता है। दीर्घकाल लॉन्ग मतलब 20 साल के आसपास के लिए होता है, तो उसमें परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। दीर्घकाल में उत्पाद में वृद्धि उत्पादन के सभी साधनों की वृद्धि के द्वारा लाई जा सकती है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं। सभी साधनों की वृद्धि होने पर उत्पादन का पैमाना ही बड़ा हो जाता है और इसलिए इस स्थिति को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अर्थात पैमाने के प्रतिफल से अभिप्राय उत्पादन के साधनों में इस प्रकार के परिवर्तन से है कि उनके बीच का अनुपात अपरिवर्तित रहे। इस नियम की निम्न विशेषताएं हैं। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। तो विशेषता को अभी हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर है, यह दीर्घकाल में आगतों तथा निर्गतों के माप के संबंध को प्रकट करता है। क्या करता है, पैमाने का प्रतिफल का विशेषता क्या है, तो यह दीर्घकाल में आगतों तथा निर्गतों के माप के संबंध को प्रकट करता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखते हैं। उत्पादन तकनीक में सुधार, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य मितव्ययताएं उत्पन्न होती है। इन मितव्ययताओं के बदले स्वरूप के कारण 3 प्रकार के पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो कौन सा 3 प्रकार में कौन कौन आता है, तो पहला आ गया पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, दूसरा आ गया पैमाने का स्थिर प्रतिफल और तीसरा आ गया पैमाने का घटता प्रतिफल। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि पैमाने का बढ़ता प्रतिफल क्या होता है, तो इसको देखते हैं। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, ठीक है पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, इसमें उत्पादन की अनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों के अनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल में क्या होता है, इसमें उत्पादन की अनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों के अनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। अब दूसरा है पैमानों के स्थिर प्रतिफल, ये स्थिर प्रतिफल का बात हो रहा है। तो उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि साधनों की अनुपातिक वृद्धि के बराबर होती है। और 3 नंबर क्या है, पैमानों का घटता प्रतिफल। तो घटता प्रतिफल में क्या हो जाएगा उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि से कम होती है। तो ये हम लोग आज 161 तक कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग 21 प्रश्न देखे। कल हम लोग 162 से आगे का प्रश्न करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।